अभी कुछ दिनों से इंडिया में एक नैरेटिव एग्रेसिवली पुश हो रहा है कि व्हाई इज इंडियाज डेमोक्रेसी अ जोक कंपेयर टू नेपाल्स 10 डेज रेवोल्यूशन, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि नेपाल ने सिर्फ एक दिन में पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अच्छी बात है नेपाल के लिए, लेकिन समझ नहीं आता बीच में इंडिया कहां से घुस गया। बाहर किसी भी देश में कोई भी कलेश हो, हर चीज को इंडिया से कंपेयर करना जरूरी है क्या? सबसे पहले इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है प्रतिपक्ष करके, जिसमें सरकार के काम की अपडेट रहेगी। नो भाई, हमारे यहाँ तो डाटा नहीं होता। कोई कह रहा है कि ऑफिस में मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो फोटो दी ना, भगवान को रिप्लेस करने वाले थोड़े दिन में। सिर्फ 10 दिनों में नेपाल सरकार ने वो करके जो हमारे देश की कोई भी सरकार पिछले 78 सालों में नहीं कर पाई। सिर्फ एक दिन में नेपाल की नई गवर्नमेंट ने वीआईपी कल्चर को जड़ से खत्म कर दिया। हमारे देश के नेता लोग आम जनता को कॉकरोच समझती हो। किसी नेता के लिए कोई भी ट्रैफिक नहीं रुकेगा, बल्कि नेता खुद अपनी गाड़ी से उतरेंगे और ट्रैफिक क्लियर करवाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, मार्च 2026 में नेपाल में इलेक्शंस हुए, जहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जीती और काठमांडू के मेयर बालेन शाह पीएम बने। उन्होंने आते ही वीआईपी कल्चर और करप्शन के खिलाफ कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए और कुछ इनिशियल एक्शंस भी हुए। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, इंडिया से कंपेयर करना इतना बेसलेस क्यों है? पहला बेसिक रीजन है स्केल, जो इस पूरे कंपैरिजन को कोलैप्स कर देता है। इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है, जबकि नेपाल की सिर्फ 3 करोड़, मतलब इंडिया लगभग 50 टाइम्स बड़ा है। एरिया में भी इंडिया 20 टाइम्स बड़ा है और जीडीपी तो रफली 100 टाइम्स ज्यादा है। सिंपल सी बात है, नेपाल एक छोटा लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जबकि इंडिया एक कॉन्टिनेंट लेवल सिविलाइजेशन है, जहां हर डिसीजन को लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और रीजनल डाइवर्सिटी के थ्रू बैलेंस करना पड़ता है। नेपाल की पॉपुलेशन मुंबई प्लस दिल्ली के आसपास है। अब सोचो, सिटी लेवल गवर्नेंस को कॉन्टिनेंट लेवल सिस्टम से कंपेयर करना कितना इलॉजिकल है। और ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिस्टम डिजाइन का भी है। इंडिया 1947 से एक कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी है, ना मिलिट्री रूल ना सिस्टम कोलैप्स। यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरी तरफ नेपाल का डेमोक्रेटिक जर्नी काफी रिसेंट है। 2008 तक वहां मोनार्की थी और उसके बाद से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है। इसीलिए जब एक नई गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ आती है तो वो रिलेटिवली फास्ट डिसीजंस ले सकती है। लेकिन फास्ट एक्शन का मतलब ये नहीं कि मॉडल बेटर है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जब इंडिया में बैठे लोग नैरेटिव बनाते हैं कि नेपाल ने तो 10 दिन में कर दिया, इंडिया इतने सालों से क्यों नहीं कर पाया, तो वो एक्चुअली एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे होते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे। इंडिया ने अपने स्केल के हिसाब से एक स्टेबल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बिल्ड किया है, जहां चेंज रेवोल्यूशन से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन से आता है। इलेक्शंस, कोर्ट्स, आरटीआई, पब्लिक प्रेशर। ये प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन इसी वजह से इंडिया ने वह पॉलिटिकल कियोस अवॉइड किया है जो साउथ एशिया की कई कंट्रीज में देखा गया है। सिंपल सी बात है, नेपाल जो कर रहा है वो उनके कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव हो सकता है और उन्हें बेस्ट विशेस मिलनी चाहिए, लेकिन इंडिया का मॉडल फंडामेंटली अलग है।